हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अनुराग फ्रॉम ARG सिग्नल। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बहुत समय के बाद वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद में मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। वैसे मैंने आप सभी को जैसा पहले बताया कि मैं यूट्यूब के ऊपर थोड़ा कम एक्टिव था। ट्विटर के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। आई मीन ट्विटर के ऊपर मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं होगा शायद जब मैंने पोस्ट नहीं किया है 3 मंथ्स में। तो आप लोग मुझे ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि हर समय वीडियो बना के पोस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ट्विटर जो है वो थोड़ा एक इजी प्लेटफॉर्म है, और थोड़ा फिनेंशियल एडवाइजेज़ वगैरह के लिए या खुद की प्रोफाइलिंग के लिए एक ही मेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है ट्विटर। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी सारी चीज़ें पोस्ट की है, चाहे मेरे स्टॉक व्यूज़ हैं या मेरे जो सिस्टम के सिग्नल्स भी जो मैं पोस्ट किया करता था अपने यूट्यूब चैनल पे, जो मैंने अभी वहाँ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने सारा पोस्ट किया है। तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर आप मुझे फॉलो कीजिए। मेरा जो ट्विटर आईडी है, इट इज़ विजिबल बियर के नेम से मेरा प्रोफाइल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधे मैं आज के मुद्दे पे ही बात करूँगा। आप सभी को जैसा पता है कि कल जो इज़राइल और हमास के बीच में, फ़लस्तीन के बीच में जो वॉर, एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसके बाद में मार्केट में बहुत सारे र्यूमर्स जो हैं वो फ्लोट हो रहे हैं इक्विटी मार्केट को लेके। कई लोगों की मैंने ट्विटर के ऊपर मैंने पोस्ट पढ़ी, कुछ एनालिस्ट की, देवर सेइंग कि कल मार्केट लोअर सर्किट मारेगा क्या, है ना। तो कहने का मतलब है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप सबके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो मैंने ऑब्ज़र्व की थी। वो क्रूड ऑयल के रिगार्डिंग है। क्रूड ऑयल आज आप देख सकते हैं यहाँ पर 4% के अराउंड प्लस है। 285 290 पॉइंट्स के आसपास आज गैप अप ओपन हुआ है क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल का ये अभी मंथली चार्ट ओपन कर रखा है, डेली में अगर आप देखेंगे तो आज गैप ओपन हुआ है। अच्छा, आप सभी को पता है कि क्रूड ऑयल के साथ में भी एक बहुत बड़ी इसी तरह का कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ था, वो मैं आप सबके साथ में शेयर करता हूँ, और वो इक्विटी मार्केट से किस तरह से रिलेटेड है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अक्टूबर 2008 से हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल एक डाउनफॉल के अंदर था। उसके बाद में जनवरी 2020 से गिरना स्टार्ट हुआ, और फरवरी के अंदर आप सभी को पता है, फरवरी एंड में मार्च में कोविड का एक सिचुएशन आया था। ठीक है, इस एरिया के अंदर जहाँ पे सबसे बड़ा फॉल आया था क्रूड में, मेरे को अच्छे से याद है कि जब क्रूड 1800 2000 के प्राइस पे आया था, तो बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सब लोग क्रूड ऑयल के अंदर बाइंग के अंदर आ गए थे। क्योंकि अगर 2000 का प्राइस चल रहा है, 100 रुपीज़ पर बैरल के अकॉर्डिंग जो प्राइस है, तो करीब 2 लाख के अराउंड जो है मार्जिन क्रूड ऑयल का था उस समय। यानी कि अगर पूरा लॉट आपको परचेज़ करना है, आपको होल्ड करना है अगर, तो 2 लाख रुपए चाहिए आपको अपने अकाउंट में। तो बड़े प्लेयर्स यहाँ पर आ गए थे, और 1500 रुपये के प्राइस पे सारे रिटेलर्स क्रूड ऑयल की तरफ टूट पड़े थे, ये बोलते हुए कि क्रूड ऑयल ज़ीरो थोड़ी हो जाएगा। लिटरली मेरे को बहुत सारे ऐसे लोगों ने ये चीज़ बोली कि क्रूड ऑयल 1500 रुपये चल रहा है, कोई भी बाय, मेरे को खुद को भी बहुत लोगों ने बोला कि बाय कर लेना, क्रूड ऑयल बढ़ जाएगा, यहाँ से बढ़ जाएगा। एंड सरप्राइजिंगली इट वेंट इनटू कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इंडियन रुपीज़ के अंदर -2200 के अराउंड चला गया था। और उस समय जो लॉजिक्स दिए गए थे या जो रीजनिंग दी गई थी वो थी कि क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो चुका है कि अगले 1-2 साल तक भी अगर क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन नहीं होता है तो भी प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये बोला जा रहा था कि क्रूड ऑयल को रखने की भी स्पेस नहीं है, और क्रूड ऑयल रखने के बदले में, यानी अगर आप उनको क्रूड ऑयल अगर आपको कंटेन करने के लिए आप स्पेस प्रोवाइड करवा रहे हो, तो उसके लिए आपको रुपए दिए जा रहे थे। ऐसे बहुत सारे हो सकता है कि न्यूज़ हो या र्यूमर्स हो, बट ये बहुत लार्ज स्केल पे थे। एंड यू वोंट बिलीव कि ये जो आप प्राइस देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने मंथली कैंडल्स लगा रखी हैं क्रूड ऑयल की। ऊपर आपको 795 का लो प्राइस दिख रहा होगा, यानी ये ओपनिंग प्राइस था। कॉन्ट्रैक्शन में जाने के बाद में इसका जो ओपनिंग प्राइस था वो 795 से ये ओपन हुआ था, 1315 पे ये क्लोज़ हुआ, ये मंथ का कैंडल अप्रैल 2020 का। और उसके बाद में मार्च 2022 में क्रूड ऑयल ने 9996 का, ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ का हाई क्रूड ऑयल ने बनाया है। ठीक है, तो इट वाज अ वेरी बिग थिंग टू हैपन। मतलब ये इतनी बड़ी चीज़ थी जिसको शायद कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली।
ठीक है। तो वही सेम टू सेम चीज़ जो है वो अभी मैं इक्विटी मार्केट्स को लेके मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। ऑल्दो मेरे को पता है कि इक्विटी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जिस तरह से स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, कम्प्लीटली यूफोरिक सिचुएशन है, ठीक है। एवरीवन इज़ थिंकिंग कि भाई मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, कोई पॉजिटिव ट्रिगर है नहीं मार्केट में, ग्लोबली भी कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्रूड ऑयल और निफ्टी की प्राइस में मतलब क्या यहाँ पर सिमिलरिटीज़ जो मेरे को देखने को मिल रही है, वो सिमिलरिटीज़ मेरे को ये देखने को मिल रही है कि जब क्रूड ऑयल यहाँ पर लोएस्ट रेट्स पे ट्रेड कर रहा था तो यहाँ पर एक ऐसी न्यूज़ फ्लोट हो रही थी जो आपको इतनी लो रेट्स के ऊपर भी आपको बाय करने से रोक रही थी, ठीक है। और अभी क्यों, क्योंकि मतलब 1500 से 2000 के बीच में खूब लोगों ने बाइंग की, उनको लग रहा था कि ये इसका बॉटम होना चाहिए, ठीक है। उनको लग रहा था कि ये बहुत लो प्राइसेस हो गई हैं, अब हमें यहाँ पर ख़रीदारी करनी चाहिए। और जैसे उन्होंने वहाँ ख़रीदारी स्टार्ट की, क्रूड ऑयल माइनस के अंदर चला गया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि लोग ख़रीदारी नहीं कर पाए नीचे पे, और उल्टा सेलिंग के व्यू में बैठे थे कि क्रूड ऑयल वापस नीचे आएगा, लेकिन वो वहीं से 10,000 का ही लगा दिया, ठीक है। तो आपको ये नहीं पता है कि कौन सी प्राइस जो है वो सबसे लोएस्ट प्राइस है या ये इसका बॉटम लेवल है, और आपको उसी तरह से ये भी नहीं पता है कि इक्विटी मार्केट का हाई क्या होगा, टॉप क्या होगा, ठीक है। यानी इन दिस केस ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अभी यहाँ पर बहुत एक स्केप्टिज्म है, मतलब लोग जो है वो बाय करने में डर रहे हैं, इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ भी आ जाती है फिर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर लोग ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, उल्टा सेल कर करके मैंने बहुत सारे लोगों को लॉस बुक करते देखा है, क्योंकि आप सभी को पता है मार्केट कंटिन्यूसली केवल अपवर्ड डायरेक्शन में ही चल रही है, नीचे आने का कोई नाम नहीं है, ठीक है। और अभी यहाँ पर फिर एक हमारे पास में नेगेटिव न्यूज़ आ गई है, ठीक है। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि हमें यहाँ पर किसी भी सिचुएशंस के अंदर हमें हमारे व्यूज़ को चेंज नहीं करना चाहिए। इस जगह पे आप कि जो भी पोजीशंस हैं उसमें आप अपना एक स्ट्रिक्टली एक एग्ज़िट प्लान, कि अगर मैंने कोई स्टॉक 100 रुपीज़ पे बाय किया है और मैंने अगर ये डिसाइड किया है कि ये 90 रुपीज़ ब्रेक कर देगा तो मैं इसको एग्ज़िट कर दूंगा। तो जब तक वो 90 रुपीज़ नहीं ब्रेक करता है तब तक आप उसको होल्ड कीजिए, क्योंकि देखिए न्यूज़ तो ये मार्केट का नेचर है, अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी मार्केट में, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, आज कुछ हो गया कल कुछ हो जाएगा, है ना। तो अगर हम बार बार इन न्यूज़ेस के उसमें आके और अगर हमारी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे, फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी, फिर उसके बाद में हाईएस्ट प्राइस के ऊपर फिर बाय करेंगे, फिर वहाँ से वापस नीचे आ जाएगी तो हम डरेंगे, ठीक है। तो इसलिए बेटर जो मैंने खुद ने, क्योंकि मैंने भी ये चीज़, इन सब चीज़ों से मैं भी बहुत अफेक्टेड रहा कि कभी ये न्यूज़ आ गई, कभी इसको यूरो जोन से बाहर कर देंगे इस कंट्री को, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ेस के कारण कई बार आपके डिसीजंस जो हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा सजेशन यही है आप सभी को कि जो भी आपने अपनी पोजीशंस बना रखी हैं उसमें एक एग्ज़िट प्लान अपना स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए, चाहे फिर कितनी भी बैड न्यूज़ क्यों ना हो मार्केट में, जब तक आपका वो लेवल ट्रिगर नहीं होता है तब तक आप उस पोजीशन में बने रहिए। सेम टू सेम रिवर्स साइड में भी होता है, जब तक आपकी कोई पोजीशन मतलब फॉर एग्जांपल कितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ चल रही है लेकिन आपका सिस्टम बोल रहा है कि मार्केट में नीचे नीचे की गिरावट आ सकती है, तो आपको उस समय आपको बाय नहीं करना है ना। आप यानी कि मार्केट में जो भी न्यूज़ फ्लोट्स हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको फटाफट रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है। बाकी मेरे सिस्टम के जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ ट्विटर के ऊपर, अभी मैं और पोस्ट करूँगा। मैंने जो एक्सेल शीट बना रखी है मेरे सिस्टम की, जो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जो भी रिजल्ट्स हैं वो मैं पोस्ट करूँगा। वैसे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ यहाँ पर। हाँ, अभी पास कुछ मंथ से सिस्टम ने परफॉर्म नहीं किया है ज़्यादा, बट वो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट की जितनी भी रिस्क की प्रोबेबिलिटीज़ हैं मैं उन सबको कंसिडर करते हुए मैंने सिस्टम डिज़ाइन किया था। निफ्टी अभी देखिए, अभी सितंबर मंथ, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, सितंबर में मेरा सितंबर तक का अपडेटेड है ये शीट, उसके बाद अभी अपडेट करना है मेरे को। मैं आपको अगस्त तक का बता देता हूँ। अगस्त मंथ में 506 पॉइंट का लॉस था निफ्टी में, फिर उससे पहले जुलाई में 209 पॉइंट का, फिर जून मंथ में केवल 58 पॉइंट्स का गेन था, फिर मई मंथ में 682 पॉइंट्स का लॉस था, ठीक है। उससे पहले ये सारे मैं शेयर कर चुका हूँ अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में और ट्विटर वगैरह पे भी। तो अभी अगर हम सितंबर मंथ का देखें, सितंबर मंथ में जो लास्ट मेरा जो अपडेटेड है अभी यहाँ तक, उसमें 529 पॉइंट्स तक का गेन था। तो देखिए यहाँ पे 506 का लॉस था, यहाँ पर वापस 529 का प्रॉफिट हो गया, और इस ट्रेड में भी करीब 300 पॉइंट के आसपास का गेन इसमें मिला है 27 सितंबर को जो बाय आया था उसके बाद में।
तो इट इज़ पार्ट एंड पार्शल ऑफ दिस सिस्टम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे को पता है कि लॉन्गर टर्म में सिस्टम बहुत बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि मैंने बैक टेस्ट बहुत अच्छे से कर रखा है इसका। उसी तरह से बैंक निफ्टी में थोड़े से उसमें भी थोड़ा मतलब मंथली टाइम मतलब अगर हम देखेंगे तो रिजल्ट्स अभी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बट आई नो कि वो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगस्त मंथ में 531 पॉइंट का लॉस था, फिर उससे पहले जुलाई मंथ में 2100 पॉइंट का 2200 पॉइंट का अराउंड लॉस था, फिर जून में भी 533 पॉइंट का लॉस था, मई में भी 561 पॉइंट का लॉस था, अप्रैल में 871 पॉइंट्स का लॉस था। तो देखिए क्या होता है, अब उससे पहले मार्च मंथ में 2399 ऑलमोस्ट 2400 का गेन आ गया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसको चेकआउट करें तो 1 2 3 4 5 लास्ट 5 मंथ्स के अंदर करीब 4684 पॉइंट का लॉस है, ठीक है। तो अगर हम इसको मैं अगर बैंक निफ्टी की क्वांटिटी से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो अभी तो 15 का लॉट है, पहले 25 का लॉट था। तो मतलब इतना, अब अगर आप इसका प्राइस देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल 44,000 का प्राइस है और 25 शेयर्स का भी लॉट है, तो लगभग 10 लाख से ऊपर का आपका वो है पूरा जो आपका माल है, वो 10 लाख से ऊपर का आपने बैंक निफ्टी परचेज़ किया हुआ है। तो उसमें 10% इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग, वो बहुत जल्दी कवर अप भी हो जाता है। तो ये मैं वापस से मैं मतलब जो अभी पेंडिंग है वो मैं अपडेट करूँगा ट्विटर के ऊपर। तो आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए, और यूट्यूब के ऊपर भी अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तक, तो आप यूट्यूब पर भी मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेनली मेरे को आपके साथ जो शेयर करना था वो ये था कि अभी जिस लेवल पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी के अंदर, हो सकता है कि मतलब आपको मतलब लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग टॉप अभी फाइंड आउट करने की मतलब टॉप को मतलब कैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगी, है ना। तो वो अभी मेरे को केस नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सारी जो सिम्टम्स हैं वो अभी बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर बुलिशनेस की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं मंथली टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर इसने जुलाई मंथ में दे रखा है बैंक निफ्टी ने। उसके बाद ये भी कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर चल रहा है। जब तक बैंक निफ्टी 43,300 के नीचे, ये मैंने लेवल ट्विटर पे भी पोस्ट कर रखा है, जब तक 43,300 के नीचे बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम के पर क्लोज नहीं देती है, यानी 43,300 के नीचे वीकली क्लोजिंग देना चाहिए बैंक निफ्टी को, तब तक मैं इसमें मेरा बुलिश व्यू रहेगा। और ये मेरा बुलिश व्यू अभी से नहीं बना हुआ है। ये जो आप ब्रेकआउट देख रहे हैं यहाँ पर इस जगह पे जो इसने ब्रेकआउट दिया था, ये मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। ये यहाँ पर इस जगह पे जून 2023 में बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे रखा है, और अभी तक इस जोन को मैं एक कंसोलिडेशन जोन ही काउंट करूँगा, ठीक है। तो 43,300 का लेवल आप ध्यान में रखिए। अगर ये लेवल ब्रीच नहीं होता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो जो टारगेट मेरे को जो लगता है बैंक निफ्टी में, वो अराउंड, अगर आप इसको टारगेट पैटर्न के अकॉर्डिंग में अगर आप इसको काउंट करें, प्राइस रेंज हम देख लेते हैं। दो टारगेट्स इसमें निकलते हैं ब्रेकआउट लेवल से। जो मेरा पहला टारगेट निकलता है वो है ये आपका 51,000 का। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और जो यूजुअली होता है इस पैटर्न के अंदर, इट मीन्स कि 55,000 तक भी जो है बैंक निफ्टी आपकी जा सकती है। तो ये इस चीज़ को आप थोड़ा अपने माइंड में रख के और आप मतलब चलिए, क्योंकि न्यूज़ से आप अपने आप को इफ़ेक्ट मत होने दीजिए। मैं आपको एक्सिस बैंक मतलब ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर, मैं आपको कौन सा सेक्टर मैं आपको बताऊं जिसमें ब्रेकआउट नहीं है, इन ईच एंड सिंगल सेक्टर मतलब ब्रेकआउट है। अगर आप एक्सिस बैंक देखेंगे, देखिए एक्सिस बैंक ने कहाँ पे अक्टूबर 22 में इसने ब्रेकआउट दिया था, इतनी बड़ी ब्रेकआउट कैंडल है। उसके बाद में यहाँ पर हमें वापस कंफर्मेशन मिला है इस कैंडल पे, फिर इसके बाद में ये इसने एक हाई बनाया और थोड़ा 1 2 3 4 5 महीने का एक कंसोलिडेशन आया, फिर वापस इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद में ये भी लास्ट मंथ सितंबर 23 में फिर इसने ये हाई ब्रेक कर दिया, है ना। तो मतलब ये सारी चीज़ें बुलिशनेस की तरफ इंडिकेशन दे रही हैं। तो आप किसी भी न्यूज़ से अपना आपको इफेक्ट मत होने दीजिए। पीएसयू बैंक्स अगर आप देखेंगे, पीएसयू बैंक्स में मैंने ट्विटर के ऊपर मैंने एवरीथिंग मतलब आई पोस्टेड एन नंबर ऑफ टाइम्स कि पीएसयू बैंक्स या मतलब बहुत सारे सेक्टर्स मैंने सारे पोस्ट कर रखे हैं
तो इतना बड़ा ब्रेकआउट है कि 2010 का जो PSU बैंक का जो लेवल है वो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे ब्रीच हो चुका है, और ऑल टाइम हाई इसने बना दिया है 5396.85 का। जो प्रीवियस हमारा हाई था PSU बैंक इंडेक्स का वो 5375.85 का था, जो इसने यहाँ ब्रीच कर दिया। अगर वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हमें इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है PSU बैंक्स में, तो आप मतलब सोच नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा एक ब्रेकआउट होगा ये। मतलब ऑलमोस्ट ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट होते हैं। मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स में बेसिकली जो स्टॉक्स होते हैं या जो इंडेक्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो ठीक है, मतलब मार्केट में भी कुछ भी है या नहीं है वो हम मतलब न्यूज़ से तो हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे कभी भी। हम चार्ट्स के ऊपर ही रिलाई करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर ये नवंबर 2010 का ब्रेकआउट अगर PSU बैंक्स में होता है 2023 में, तो आफ्टर 13 ईयर्स ये ब्रेकआउट होगा। ठीक है, तो इतना बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, देयर माइट बी समथिंग कि वो चीज़ ब्रेकआउट दे रही है ना। तो हम उसी चीज़ को एक हमारे व्यू पॉइंट को लेके हम लोग बाइंग करते हैं। अभी अगर मैं आपको DLF का चार्ट दिखाऊं, ठीक है, DLF का देखिए आप 2009 का ब्रेकआउट मंथली चार्ट्स के ऊपर ब्रेकआउट दे रखा है DLF ने। 13 साल का ब्रेकआउट है। 13 साल के ब्रेकआउट के बाद में कोई भी चीज़ कहीं पे भी जा सकती है। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊं, अगर मैं आपको TCS का एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊं, देखिए TCS ने यहाँ पर अक्टूबर 2014 से लेके जनवरी 2018 4 इयर्स के ब्रेकआउट के बाद इसने जो मूव दिया है, अगर आप प्राइस रेंज देखेंगे तो 63% का मूव दिया है इसने। ठीक है, उसके बाद में वापस एक डिप आया है 2020 में, और उसके बाद में अभी वो चीज़ कहाँ चली गई, 186% TCS अप है अपने ब्रेकआउट लेवल से, है ना। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो स्टॉक्स हैं उनमें इतने बड़े ब्रेकआउट्स हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन ऐसा ना हो कि हम इक्विटी मार्केट के अंदर अपर सर्किट देख लें। हालांकि मेरे को पता है मैं एग्जेजरेटिंग, बट जब यूफोरिक फेजेस होते हैं तो मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, किसी भी चीज़ की कोई लिमिटेशन नहीं है। अभी हम मारुति देखें, मारुति का आप देखें यहाँ पर 2017 दिसंबर 2017 का ब्रेकआउट इसने दिया है कब, सितंबर 2023 में, यानी 6 ईयर्स के बाद में ऑलमोस्ट मारुति ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है ना। तो ये छोटे ब्रेकआउट्स नहीं है, बहुत मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, और ऐसे ब्रेकआउट्स बहुत रेयर होते हैं। मेरे को खुद को भी नहीं पता है कि क्यों मार्केट इस तरह से बिहेव कर रहा है। हो सकता है कि आगे चल के कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए या मार्केट में कोई क्रैश आ जाए, बट अभी एज ऑफ नाउ वो चीज़ को मतलब हम नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं कर सकते हम। कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी ये हो कि ये हो जाएगा या क्रैश आ जाएगा या ऐसा हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारे सारे डिसीजंस बनाएंगे। तो अभी बहुत लोग हैं जो चीज़ें सेल करके चल रहे हैं अभी भी इंट्राडे पे, शॉर्ट टर्म के अंदर शॉर्ट कर मतलब सेलिंग की पोजीशन लेके चल रहे हैं, और मेरे को पता है मैंने बहुत लोगों को लॉस बुक करते देखा है ना। अभी अगर आपको मैं एक दो स्टॉक्स और बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक। देखिए पंजाब नेशनल बैंक 2004 के लेवल पे, यानी आज से 19 साल पहले के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक अभी भी आपको 2004 के लेवल पे मिल रहा है ना। इसमें एक एनालिसिस अगर आप इसको थोड़ा गौर करेंगे, देखिए यहाँ पर ये इस जोन में आया, यहाँ से वापस इसने जंप लिया, फिर ये वापस इस जोन में आया, यहाँ से वापस इसने जंप लिया, फिर ये यहाँ पर वापस से आया इसी जोन में, फिर वापस इसने यहाँ जंप लिया, फिर ये नीचे आया। देखिए इस बार इसने प्रीवियसली तो ये सपोर्ट ले रहा था, क्लोजिंग नहीं दे रहा था कैंडल्स, बट इस बार इसने क्या किया, उन लेवल्स के नीचे मंथली क्लोजिंग दिया, तो वहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया और फिर वापस उसके बाद में पूरा नीचे। और अभी आप अगर इस लेवल को देखेंगे तो ये बेसिकली ये लेवल है आपका 70 रुपीज़ का लेवल है। ठीक है, अभी यहाँ इतनी बड़ी इसने ब्रेकआउट कैंडल दी है। अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो हाईएस्ट वॉल्यूम्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे, February 21, फिर उसके बाद में ये नवंबर 2022, और अभी यहाँ पर ये फिर से अगस्त सितंबर, ये अगेन यहाँ पर हैवी वॉल्यूम्स आए हैं। अगर आपको पंजाब नेशनल बैंक 64 रुपीज़ से लेके 70 रुपीज़ की रेंज में मिलता है, तो मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने 200 रुपीज़ का इसमें टारगेट दे रखा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर 200 रुपये का मैंने टारगेट दिया हुआ है। ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है मेरी नज़र में, और मैं क्यों आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये भेल है, देखिए मैं ट्रेडिंग व्यू पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, आप यहाँ पर भी मेरे को देख सकते हैं। देखिए भेल मैंने February 28, 2021 को मैंने पोस्ट किया था 47 रुपीज़ 60 पैसे पे,
मैंने बोला था कि 50% आप ऐड कीजिए इसको 47 रुपीज़ पे, और एडिशनल 50% आप ऐड कीजिए अगर प्राइस ड्रॉप होती है 42 से 44 के बीच में। अब देखिए फरवरी 2021 को मैंने पोस्ट किया था ये इस जगह पे, भेल ने फरवरी 2021 के बाद में हाई लगाया, कितने रुपीज़ का हाई लगाया, आप देखिए ये यहाँ पे इसने 80 रुपीज़ का हाई लगाया, 80 रुपीज़ 35 पैसे का हाई लगाया अक्टूबर 2021 में। फरवरी 2021 के बाद अक्टूबर में, यानी कि मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, आफ्टर 8 मंथ्स, 8 महीने में 47 रुपीज़ से 80 रुपीज़। उसके बाद में वापस एक ड्रॉप आया, ड्रॉप कहाँ तक आया, देखिए 41.40 तक आया। एग्जैक्टली जो मेरा सेकंड बाइंग रेंज था 42 44, एग्जैक्टली ये 41.40 का इसने लो लगाया, और उसके बाद में वहीं से उसने अभी लास्ट मंथ यानी कि ये अगर आप यहाँ देखेंगे इसको, लास्ट मंथ इसने हाई लगाया है सितंबर के अंदर 148.90 का, और मैंने टारगेट यहाँ पर दे रखा था 117 रुपये और 200 रुपये तक का, ठीक है। इसमें यहाँ पर मैंने एक चीज़ और मेंशन की थी, हाईएस्ट वॉल्यूम्स ऑफ 21 ईयर्स 4 ईयर्स ट्रेंड लाइन ब्रोकन। यहाँ पे 4 साल की ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुई थी, और उसके साथ साथ अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे, अब यहाँ पे भी आप सेम चीज़ अगर आप इसको ऑब्जर्व करें कि ये यहाँ पर इस जोन के ऊपर वॉल्यूम्स की जो आप ये ग्रीन कलर की अगर आप कैंडल्स देख रहे हैं, तो आप देखिए कितनी ह्यूज कैंडल्स हैं। मैं इसको छोटा कर देता हूँ चार्ट्स को, यहाँ पर कितनी ह्यूज कैंडल्स है, वो सेम टू सेम चीज़ मुझे सारे PSU बैंक्स में देखने को मिल रही है। और आपको पता है बहुत सारे PSU बैंक्स बढ़ भी चुके हैं अभी, ठीक है। बट पंजाब नेशनल बैंक एक ऐसा बैंक है जो अभी तक नहीं बढ़ा, और उसमें आप वॉल्यूम्स देखिए, मतलब बहुत ह्यूज वॉल्यूम्स स्पाइक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि कोई एक महीना ऐसा हो सकता है, या हो सकता है कोई न्यूज़ आ जाए मार्केट में कि ये यहाँ से एक ही महीने में, जैसा आप देखिए यहाँ पर एक महीने में फरवरी 18 में ये 40% के अराउंड एक ही महीने में गिर गया था। तो हो सकता है कि यहाँ से हम एक बड़ी कैंडल कोई देख लें जो इसको वापस 180 200 के लेवल्स तक ले जाए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स के अंदर बहुत ह्यूज ब्रेकआउट है। अभी मैं आपको एक और, जो सारे हैवी वेट्स हैं, बजाज फाइनेंस ने अपना ऑल टाइम ब्रेक कर दिया। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका अक्टूबर 2021 में इसने हाई बनाया था 8050 का, फिर वापस इसने जनवरी में हाई बनाया 8045 का, फिर ये वापस इसने यहाँ पर 7999 ऑलमोस्ट 8000 का हाई बनाया और वापस नीचे आ गया 6800 तक। इस बार इसने ये लेवल ब्रेक कर दिया है। तो अभी ये बहुत बड़ा मूव के लिए ये ऑलमोस्ट यहाँ से आप देखिए, मैंने 11000 का टारगेट दे रखा है बजाज फाइनेंस का, आप देखिए यहाँ पर 11000 का टारगेट दिया, यानी यहाँ से ऑलमोस्ट करीब 25-30% के आसपास ऊपर जा सकता है। तो इतने बड़े ब्रेकआउट्स हो रखे हैं कि मार्केट का नीचे आना, मतलब अभी एज ऑफ नाउ तो मेरे को मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ जो मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ फ्लोट कर रही है, वो भी क्या होता है कि कई बार आपके डिसीजंस को मतलब ब्रेक कर देती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे मार्केट में कोई भी न्यूज़ आ जाए, जब तक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तब तक आप उस चीज़ को होल्ड कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही आप सभी के साथ शेयर करना था कि मार्केट में थोड़ा सा अवेयर रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कुछ अगर आपको इससे नॉलेज मिल पा रही है, कोई आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिल पा रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। ट्विटर पे भी अगर आप हैं तो मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। आपको यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। देखिए PNB मैंने यहाँ पोस्ट किया ही है, रेडी फॉर 200% वर्टिकल अप मूव, ठीक है। तो इसी तरह की चीज़ें एक्सिस बैंक मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, एक्सिस बैंक भी मैंने पोस्ट कर रखा है। और भी मैं बहुत सारे स्टॉक्स, जब जब मेरे को मेरे स्कैनर्स में स्टॉक्स आते हैं तो मैं वो सारे यहाँ पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बाय।